चलो देखो, ट्राइंगल्स के बारे में देखो, नाइन्थ में भी पढ़े हो, है ना। लेकिन नाइन्थ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। मैं तो आ रहा हूँ ना, सब ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग कहाँ पढ़े थे? नाइन्थ क्लास में। दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ध्यान से देखना, इंट्रोडक्शन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि चैप्टर में कहीं कहीं पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का भी नाम लिया गया है। और दूसरा होता है सिमिलर फिगर्स। दूसरा होता है सिमिलर फिगर्स, जैसे हमारे दोनों हाथ, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर? नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर, जैसे मान लो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करता हूँ, तो दो ऐसे ट्राइंगल्स, अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। अब हमारे हाथों में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसको मैं ऐसे रखूंगा तब तो ओवरलैप कर लेगा ना, लेकिन हमको ऐसे नहीं रखना होता है। कॉन्ग्रुएंट में हम लोग करेस्पॉन्डिंग पार्ट को करेस्पॉन्डिंग पार्ट पे रखते हैं, तो यानी कि ऐसे ही रखना होगा। अब क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लें, जिनकी साइज बराबर हो, एंगल्स बराबर हो, है ना। लेकिन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? जो देखने में एक जैसे हों, देखने में एक जैसे हो, साइज सेम हो नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, देखने में एक जैसे हो। जैसे अगर कंप्यूटर लैब में जाते होगे तो वहां पे ऑप्शंस आता है ना ढेर सारे फिगर्स बनाने का, उसमें से एक ट्राइंगल बनाते हो, फिर उस ट्राइंगल की साइज बड़ी कर देते हो, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, 10th क्लास में हमको सिमिलरिटी पढ़ना है। डेफिनेशन से स्टार्ट करो, बीपीटी आएगा और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बस इतना ही आज पढ़ पाओगे। हाँ, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे? अच्छा, क्या सिर्फ ट्राइंगल ही सिमिलर हो सकते हैं? कोई भी फिगर सिमिलर हो सकता है ना। दो स्क्वायर भी सिमिलर हो सकते हैं, दो सर्कल भी सिमिलर हो सकते हैं, कोई कुछ भी सिमिलर हो सकते हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या कहता है? डेफिनेशन देखो, कहता है टू ट्राइंगल्स are said to be similar, are said to be similar। दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर तब बोलूंगा जब their corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, and दूसरी बात, their corresponding sides are in the same ratio। उनका क्या रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब याद करो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी, यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोला साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर। अब क्या ये कहीं से भी तुमको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है? पहली बात तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, यानी कि एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए? एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल आर के। ये क्राइटेरिया समझ में आई? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल्स बराबर होने चाहिए, यानी कि एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर के। पहली क्राइटेरिया है ये। दूसरी क्राइटेरिया क्या कह रही है? कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इनके साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब अगर मैं ए बी ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या लूंगा? पी क्यू।
यहाँ पे अगर मैं AC ले रहा हूँ तो यहाँ पे PR लूंगा, यहाँ पे BC ले रहा हूँ तो यहाँ पे QR ले रहा हूँ, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। यानी कि AB अपॉन में PQ, क्या ये एक रेशियो होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? दो नंबर्स का डिवीजन। रेशियो का मतलब दो नंबर्स का डिवीजन, है ना। तो AB अपॉन में PQ ये किसके बराबर होना चाहिए? AC अपॉन में PR के, AC अपॉन में PR के। और ये किसके बराबर होना चाहिए? BC अपॉन में QR के, BC अपॉन में QR के। तब मैं कह सकता हूँ मेरे दो ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं, है ना। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल समझ में आया? दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर कब बोलूंगा? देखो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, तुमको बस याद रखना है सिमिलरिटी होती क्या है, क्योंकि मैथ्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी एक सारी चीज़ याद करोगे, डेफिनेशन भी तुमको नहीं याद करनी। तुमको बस दिमाग में ये होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, है ना। अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं पी क्यू लूंगा, यहाँ से अगर मैं ए सी ले रहा हूँ तो यहाँ से पी आर लूंगा, यहाँ से अगर मैं बी सी ले रहा हूँ तो यहाँ से क्यू आर लूंगा। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर और बी सी अपॉन में क्यू आर, ये जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए और एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। तब मैं क्या कहूंगा? दो ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हैं। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। डिनोट कैसे करते हैं? हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलरिटी का साइन होता है ऐसे, सिमिलरिटी का साइन ऐसे होता है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता था? पहले इक्वल टू लगता था और उसके ऊपर ये लगता था, अब इक्वल टू हटा दिया गया, खाली सिमिलरिटी का साइन लगता है। किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के। अब एक और चीज समझो, ये जो सिमिलरिटी लिखी जाती है, अगर ये पढ़े हो, ट्राइंगल पढ़ लिए हो ना तुम लोग, ये सिमिलरिटी जो लिखी जाती है तो ये भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। आप अपने मन से नहीं लिख सकते कि ए बी सी सिमिलर, अगर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर ही लिखना पड़ेगा, है ना। ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी सी क्यू पी आर के सिमिलर है, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से मैं देखूंगा ए बी ये आ रहा है, ए बी का रेशियो मैं किसके साथ लूंगा? पी क्यू के साथ। ए बी का रेशियो देखो मैंने पी क्यू के साथ लिया। अगर मुझको बी सी का रेशियो चाहिए, देखना बी सी किसके साथ लूंगा? क्यू आर। देखो बी सी अपॉन में क्यू आर है कि नहीं। अगर मुझको ए और सी चाहिए तो मैं पी आर का रेशियो लूंगा, ए सी अपॉन में पी आर है। तो यानी कि ये लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अगर मैं मान लो उल्टा लिख दिया होता, अगर मैं ऐसे लिखा होता ए बी सी सिमिलर है क्यू पी आर के, तो इसमें गलत क्या हो जाता? मुझको मिलता है ए बी अपॉन में क्यू पी, ए बी अपॉन में क्यू पी, चलो ठीक है चल गया। बी सी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में पी आर आ ही नहीं रहा, है ना। तो यानी कि ऐसे लिखना गलत है, तो हमको लिखने का भी ध्यान देना पड़ता है। याद करो जब मैं 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया था ट्राइंगल्स वाला कॉन्ग्रुएंसी, तो वहां पे मैं सबसे ज्यादा जोर देता था इस पे कि भैया कॉन्ग्रुएंसी लिखो अच्छे से, कॉन्ग्रुएंसी गलत लिखोगे करस्पॉन्डिंग पार्ट गलत आएंगे। जैसे मान लो मैं तुमको बोल दूं कि चलो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और मैं पूछ लिया कौन कौन से रेशियो साइड्स का रेशियो बराबर है, तो तुम यहाँ से देख के बताओगे ना, ए बी है तो पी क्यू का रेशियो लूंगा, ए सी है तो यहाँ से पी आर उठाऊंगा, बी सी है तो यहाँ से क्यू आर उठाऊंगा। अगर ये ट्राइंगल सही लिखे होगे तभी तो रेशियो अच्छे आएंगे, नहीं तो अभी जैसे वहां पे मैं किया था ऐसे रेशियो गलत आ जाएंगे तो नंबर कट जाएगा, है ना। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है? दो ट्राइंगल्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। ये आया समझ में? तो इसको लिख लो जल्दी जल्दी, फिर आ जाते हैं हम लोग बीपीटी पे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं उसी को प्रोपोर्शन बोला जाता है, ये जानते हो कि नहीं। ये जो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में डी, इसी को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी बोल देते हैं, और कहीं कहीं पे इसको एक और नाम दिया जाता है थेल्स थ्योरम। क्या नाम दिया जाता है? थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आंख बंद करके लिखना शुरू कर देना जैसे ही दिखे, और हर बार आता है, हर बार आता है। इस बार हालांकि 2026 में पता नहीं क्या क्या हो गया। 2026 में एक बेसिक मैथ्स का पेपर आया था, स्टैंडर्ड मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिक मैथ्स का पेपर आया था। उस बेसिक मैथ्स के पेपर में बीपीटी नहीं थी, सोच लो। स्टैंडर्ड मैथ्स में नहीं आए, समझ में आता है कि जो बच्चे स्टैंडर्ड, जैसे तुम लोग स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम लोगों का पेपर टफ रहेगा। बेसिक मैथ्स में ये सब नहीं आया था, सोचो इस बारी पेपर का लेवल क्या रहा होगा। तो हालांकि देखो जितना विवाद इस बारी हुआ है अगली बार से आने लगेगा, है ना। तो बीपीटी की स्टेटमेंट देखो क्या कहती है। इफ, जैसे मुझे याद है वैसे तुमको भी रटा होना चाहिए, है ना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the same ratio। ये तो है स्टेटमेंट, बुक से एक बारी देख लेना, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। सही है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये मार्कर अपना रंग बदल रहा है, देख रहा है, ये ब्लू से ब्लैक हो रहा है। मान लो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी एक साइड पकड़ लो ट्राइंगल की और उसके पैरेलल क्या करो, लाइन बना दो। तुम्हारी मर्जी है, तुम BC लोगे तो BC के पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर तुम AB साइड लोगे तो AB के पैरेलल वाली लाइन ऐसे बनेगी। अगर तुम AC साइड लोगे तो AC के पैरेलल लाइन ऐसे बनेगी, है ना। तो तुम लाइन कोई सी भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि दिखे अच्छे से तो मैं यही बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैं BC के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं, मान लो DE, तो थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर मैं एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाता हूं तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स को कहीं पे कट करती है, अलग अलग पॉइंट्स को जहां पे कट करती है वो पॉइंट क्या करते हैं, इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। सेम रेशियो का मतलब AD अपॉन में DB जो होगा वो AE अपॉन में EC के बराबर होगा। समझ में आया। अगर मैं किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाता हूं तो वो जो लाइन अलग अलग साइड्स को मिलती है उनको क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी AD अपॉन में DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन में EC के। ये स्टेटमेंट समझ में आई। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, दोनों अलग अलग साइड्स को कट करती है, कहां पे, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब पैरेलल लाइन बनाओगे तो एक पॉइंट को यहां कट करेगी, एक पॉइंट को यहां कट करेगी। आओ देखो प्रूफ ऑफ बीपीटी। याद करो पहले चैप्टर में एक चीज पढ़ाई गई थी, किसी भी नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, रटे थे ना, वैसे इसको भी रट लेना, ठीक है। कोई लॉजिक है नहीं, लॉजिक है लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा। तो देखो बीपीटी कहती क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक ट्राइंगल है, बड़ा सा मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ABC, ठीक है। और इसके पैरेलल मैं एक लाइन बना रहा हूँ, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल।
मैं चाहूँ तो AC के पैरेलल भी बना सकता हूँ, मैं AB के पैरेलल भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगे ना कि अगर वैसे बना दूंगा तभी दिमाग चकरा जाएगा। तो ये मैं मान लेता हूँ D और E पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले देखो लिखने का तरीका, सबसे पहले तुमको गिवन लिखना है। BPT ऊपर जब लिख दोगे, अगर उसने बोला कि BPT को लिखो और तब प्रूफ करो, तो पहले BPT लिखोगे तब प्रूफ करना शुरू करोगे। कहीं कहीं पे ऐसा होता है BPT को लिख के देखते हैं, है ना, पूरा स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, उसके बाद साथ साथ में लिख देंगे प्रूफ करके दिखाओ। तो जब प्रूफ करने को बोल रहे हैं सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। गिवन क्या है मुझे बताओ। हाँ, ट्राइंगल ABC क्या गिवन है। हाँ बहुत सही। तो DE को बोला गया है पैरेलल है किसके, BC, ये पैरेलल का साइन होता है, हमको यही दिया गया है DE पैरेलल टू BC है, ठीक है। टू शो या टू प्रूफ कुछ भी लिखो, ये दो चीज लिखने के आधे नंबर होते हैं, नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। तो टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन में DB, हाँ AE अपॉन में EC के बराबर होता है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर कुछ दिमाग में हो तो मुझे बताओ। कोई और कुछ है नहीं। देखो है, हाँ 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 हाँ, बहुत सही, बस बस बहुत सही बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमको एरिया लेना पड़ता है, लेकिन एरिया लेने से पहले एक और चीज़ लिखनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन, है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता थोड़ी है कि हम क्या करने वाले हैं, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट होता है फॉर्मूला। तो कंस्ट्रक्शन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू, अभी देखना जब वहां ड्रॉ करूंगा तब समझ में आएगा, EN परपेंडिकुलर टू AB, ज्वाइन D टू C एंड E टू B। पहले ज्वाइन करने वाला देख लो, हमको ज्वाइन करना है D को C से, D को C से ज्वाइन करना है। D को C से ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा, सही है। E को B से ज्वाइन करना है तो E को B से ज्वाइन कर दो, सही है। अब तुमको AC पे परपेंडिकुलर बनाना है DM, तो DM जब परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, आया कुछ समझ में। EN परपेंडिकुलर बनाना है AB पे, EN परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया। क्या किया हूं मैं, देखो सारी चीजें तुमको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद मैं क्या करने वाला ये मैं समझा सकता हूँ, किसका एरिया निकालूं, कैसे आ रहा है, ये सब मैं बता सकता हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो तुमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। मैंने EN परपेंडिकुलर बनाया है AD पे और DM परपेंडिकुलर बना दिया AC पे, D को मैंने C से ज्वाइन कर दिया, E को मैंने B से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब प्रूफ देखो क्या मैं कर रहा हूं, मुझे बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाँ हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ADE ट्राइंगल का एरिया लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ADE ट्राइंगल का अगर मैं एरिया लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऐसे लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका होता है। अगर तुमको किसी का एरिया लिखना है तो पहले आगे छोटा सा AR लिखो, ब्रैकेट में वो क्वांटिटी लिख दो। ADE ट्राइंगल का मैं एरिया लिखना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ ये ट्राइंगल ADE है, अगर मैं AD को बेस मान लूंगा तो मेरे लिए हाइट क्या होगी, EN होगी, ये समझ में आया कि नहीं। अगर मैं AD को बेस मान रहा हूं तो हाइट, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये तो पता है ना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं AD को बेस मान रहा हूं तो हाइट मेरी क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी, सही है ना। तो ट्राइंगल AD का एरिया हाफ ऑफ बेस, बेस मैं मान रहा हूं किसको, AD को,
हाइट में क्या मान रहा हूं, EN। सही है। अच्छा अब देखो, अब यहां से मैं एक और ट्राइंगल उठा रहा हूं, वो ट्राइंगल है मेरा ट्राइंगल DBE, दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE मुझे बताओ क्या होगा। ये अगर मुझको बता दिए, मैं कह रहा हूं नंबर दे दूंगा मैं फ्री का। देखो DBE एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका तुमको एरिया निकालना है, तो पहले ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखना ये ऐसा ट्राइंगल है ना, यही तो है ट्राइंगल DEB। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट B है। अच्छा मुझे बताओ, देखो एक बात हमेशा याद रखना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का मतलब कि ट्राइंगल में एक साइड ऑब्ट्यूस एंगल होगी, 90 से ज्यादा होगी। तो हमको दिख रहा है ये वाला एंगल 90 से ज्यादा है, ये एंगल 90 से ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है ना, परपेंडिकुलर इसके अंदर आ ही नहीं सकता, कि तुम सोचो कि यहां से ऐसे परपेंडिकुलर बना तो बनता ही नहीं है, परपेंडिकुलर बाहर जाके बनता है। तो बाहर कैसे बनेगा देखना, इस वाले साइड को मैं ऐसे प्रोड्यूस कर दूंगा, प्रोड्यूस करने का मतलब बढ़ाऊंगा, और यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा, बाहर जाकर के परपेंडिकुलर मिलता है ना, ऐसे होता है। हालांकि तुमको इतना ध्यान नहीं देना है, तुमको बस ये देखना है कि ये ट्राइंगल DBE जो है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, EN होगा। तो मुझे बताओ ट्राइंगल DBE का बेस कितना है, DB है। DB को मैं बेस मान रहा हूं, तभी तो ये परपेंडिकुलर बना। अरे ये बेस होगा तभी तो इस पे परपेंडिकुलर गिरेगा, और परपेंडिकुलर कौन है, EN है। सही है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का रेशियो ले लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE से, तो देखो क्या क्या आएगा, ऊपर आएगा हाफ ऑफ AD इंटू में EN, नीचे आएगा हाफ ऑफ DB इंटू में EN, EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये बराबर हो जाएगा AD अपॉन में DB के। ये समझ में आया कि नहीं, क्या किया मैं, सबसे पहले ध्यान से देखो, मैंने पहले ट्राइंगल ADE को उठाया, जब ADE ट्राइंगल को मैं उठाया तो मैंने इसको बेस माना। मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं चाहता तो इसको भी बेस मान सकता था, लेकिन मैंने इसको अभी बेस माना। तो इसको जब मैंने बेस मान लिया, तो बेस से सबसे टॉप वाली हाइट, परपेंडिकुलर जो हाइट होती है उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं, है ना। तो यहां से परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया, तो एरिया जब मैं लिखूंगा तो हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट लिखूंगा। अब बात आई कि मैं DBE ट्राइंगल क्यों उठाया, मैं चाहता तो ये वाला ट्राइंगल भी उठा सकता था, एरिया ही तो लिखना था। DBE ट्राइंगल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है EN है। इसका पहले मैंने देखा, AD को बेस माना, परपेंडिकुलर EN आ गया। फिर मैंने ये ट्राइंगल उठा लिया, इसमें भी मुझे परपेंडिकुलर EN मिल गया, और रेशियो लेने पे मुझे पता था EN से EN कट जाएगा, है ना। फिर रेशियो लेने पे AD अपॉन में DB बराबर आ गया इन दोनों के एरिया के रेशियो के। अब देखो सेम काम मैं फिर से करने वाला हूं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मैं फिर से ले रहा हूं, लेकिन इस बारी मैं बेस को बदल दूंगा, इस बारी मैं बेस को बदलूंगा। इस बारी बेस क्या होगा, इस बारी बेस मेरा ये होगा AE ना, है ना, इस बारी बेस मेरा AE होगा। तो हाफ ऑफ बेस कौन हो गया, AE। अगर बेस मेरा AE हो गया तो परपेंडिकुलर कौन होगा, DM हो जाएगा। बहुत सही, DM परपेंडिकुलर क्यों हुआ, इस पे जो परपेंडिकुलर है कौन है, DM ही तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं दूसरा कौन सा ट्राइंगल उठाऊं जिसमें DM मुझे परपेंडिकुलर मिल जाए, CDE, बहुत सही, शाबाश। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल उठा ले रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि जब मैं ये ट्राइंगल उठाऊंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये मिल जाएगा, और ये परपेंडिकुलर मिलेगा, रेशियो लेके ये परपेंडिकुलर कट जाएगा, है ना। तो इस बारी मैं ट्राइंगल उठा लिया CDE, ट्राइंगल मैंने उठाया CDE। तो यहां से मुझे मिल गया हाफ ऑफ EC, बेस मेरा ये है, और
परपेंडिकुलर मेरा डीएम है, सही है। दोनों का ले लो रेशियो, हाफ ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में, अरे सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। क्या क्या कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, डायरेक्ट मैं एई अपॉन में ईसी लिख दूं। ये समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताना, इन दोनों में देखो एरिया ऑफ एडीई दोनों जगह ऊपर कॉमन है, दिख रहा है कि नहीं। एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ एडीई ये तो बराबर है। नीचे यहाँ पे एरिया ऑफ डीबीई है, यहाँ पे एरिया ऑफ सीडीई है। अगर किसी तरीके से मैं प्रूफ कर दूं कि ये जो ट्राइंगल डीबीई का एरिया है वो सीडीई के एरिया के बराबर है, तो यानी कि ये वाली पूरी चीज इस वाली पूरी चीज के बराबर हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये वाली पूरी चीज इसके बराबर हो जाएगी, समझे कि नहीं। एडीई और एडीई बराबर है, डीबीई सीडीई अलग है। अगर ये दोनों भी बराबर होते तो यानी कि ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली भी चीज आपस में बराबर हो जाती। तो अब मेरा काम है कि डीबीई और सीडीई को मुझे देखना है। डीबीई यानी ये वाला ट्राइंगल, सीडीई यानी ये वाला ट्राइंगल। मुझे बताओ क्या ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं? और मुझे बताओ क्या पैरेलल साइड्स के लिए परपेंडिकुलर हमेशा बराबर होता है? चाहे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊं, चाहे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊं, चाहे यहाँ पे बनाऊं, बराबर ही तो होगा। पैरेलल साइड्स का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, दो साइड्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ जितनी डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ भी होगी, उतनी यहाँ भी होगी। यानी कि मुझे बताओ इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता, क्या परपेंडिकुलर बराबर आते? बिल्कुल आते। परपेंडिकुलर तो बराबर हो गया। एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट, हाइट तो बराबर मिल गई, लेकिन क्या दोनों का बेस भी बराबर है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि डीबीई ये है ट्राइंगल और ये है उसका बेस ना। और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल उठाता हूं तो ये भी तो उसका बेस है, दोनों का बेस भी बराबर, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी उनकी हाइट भी बराबर होगी, एरिया भी तो बराबर आएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो देखो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, सिंस, क्योंकि ट्राइंगल डीबीई एंड ट्राइंगल बीईसी, नहीं डीबीई और ईडीसी, सीडीई जो भी लिख लो, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, किस बेस पे है? डीई पे, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स का मतलब समझे, दो पैरेलल के बीच में मैंने ट्राइंगल बनाया। जैसे देखो ये दो पैरेलल लाइन है, मैं एक ट्राइंगल ऐसा बना दे रहा हूं और एक ट्राइंगल ऐसा बना दे रहा हूं। अब मुझे बताओ दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो तो सेम है, और अगर मैं इनकी हाइट यहां से निकालूंगा परपेंडिकुलर हाइट, तो वो भी तो बराबर आएगी। तो बेस बराबर हाइट बराबर, यानी कि एरिया भी बराबर। तो वही स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, डीबीई सीडी आर ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो देयरफॉर क्या होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई जो होगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई के, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब मुझे बताओ पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन देख के क्या तुम ये नहीं बोल सकते कि एडी अपॉन में डीबी एई अपॉन में ईसी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अब देख रहे हो इतना बड़ा प्रूफ है और ये आता है एग्जाम में। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं एडी अपॉन में डीबी बराबर होगा एई अपॉन में ईसी के। ये हो गया प्रूफ, सही है। फिर से देखो क्या क्या किया हूं मैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, दो परपेंडिकुलर बना लिए थे ट्राइंगल एडीई में, और फिर डी को सी से ज्वाइन कर दिया, ई को बी से ज्वाइन कर दिया।
फिर मैंने सबसे पहले ट्राइंगल एडीई को उठाया। एडी ट्राइंगल को जब मैं उठाया तो एक बारी बेस में एडी लिया, एडी जब मैं बेस लिया परपेंडिकुलर ईएन हो गया, एडी बेस के लिए परपेंडिकुलर मेरा ईएन हो गया। जब मैं ट्राइंगल का एरिया लिखा तो हाफ ऑफ बेस यानी हाफ ऑफ एडी मल्टीप्लाई बाई उसकी हाइट, हाइट कितनी थी ईएन, ठीक है। फिर मेरे पास एक चांस ये था कि मैं चाहे बीडीई ट्राइंगल उठाऊं चाहे ईसीडी वाला ट्राइंगल उठाऊं, लेकिन मैंने ट्राइंगल उठाया बीडीई या डीबीई। क्यों उठाया? क्योंकि मुझे पता था इस वाले ट्राइंगल के लिए इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो ईएन होगी, और इसका जब मैं एरिया लिखूंगा हाफ ऑफ बेस यानी बेस मैंने डीबी लिया तो हाइट बन गई ईएन, और जैसे ही मैंने दोनों का रेशियो लिया ईएन से ईएन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, एडी अपॉन में डीबी मुझको इसके बराबर मिल गया। फिर मैं यही सेम काम किया, एडी ट्राइंगल उठाया, एरिया लिया, लेकिन इस बारी बेस मैंने उल्टा ले लिया, ये वाला बेस लिया। तो जब मैंने ये बेस लिया, बेस मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि एक बार ईएन परपेंडिकुलर आ चुका है, इस बारी कौन सा परपेंडिकुलर चाहिए था? डीएम चाहिए था। तो डीएम और किस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर था? डीसीई के लिए। तो फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल उठा लिया, तो इस ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, दोनों का जब मैं रेशियो लिया तो ए अपॉन में एसी के बराबर आ गया। अब एक चीज जो मेरी बच रही थी वो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी और सीडीई बच रहा था। मैं चाह रहा था कि अगर किसी तरीके से ये दोनों भी बराबर हो जाए तो ये चीज और ये चीज आपस में बराबर हो जाएगी, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये बराबर करने के लिए मैंने कहा कि यार देखो, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो ये सेम बेस पे बन रहे, डीई दोनों का बेस देखोगे सेम है ना, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम होगी। तो अगर ये सेम हुआ हाफ ऑफ बेस, बेस सेम, हाइट भी सेम, हाफ दोनों में सेम होता ही है, यानी कि एरिया सेम। तो एरिया जैसे ही सेम हुआ, मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से बोल दिया कि एडी अपॉन में डीबी ए अपॉन में ईसी के बराबर होगा। सही है, आया समझ में? इसको लिख लो, और ये 3 नंबर का आता है, इसके ऊपर जितना स्टार लगा सकते हो लगा डालना।